तो वो 28 सालों वाली बातों से वापस स्टार्ट करना। हाँ बिल्कुल करिए ना, तो अच्छा लगेगा, क्रिस्प आएगी आवाज, कुछ नई चीज आ जाएगी। ऑल कैमरास रोलिंग, साउंड रोलिंग, ओके रेडी एंड एक्शन। तो मैं निकल गया। फिर मैंने बोला अब जब बोल ही दिया मैंने 20 दिन नहीं हूँ तो फिर चलो 20 दिन कुछ करते तुम। फिर मेरे दिमाग में आया चलो यार, फिर दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से माना विलेज, फिर ऊपर चला गया मैं। और इतना ऊपर चला गया था जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ पर ये सब लोग पाए जाते हैं जो 100 साल क्रॉस कर चुके हैं और वो लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात कहूँ तो वो लोग बिना भोजन के रहते हैं, उन लोग सिर्फ जल ग्रहण करते हैं या हवा ग्रहण करते हैं। ये मेरे आंखों देखा हाल है, मैंने आंखों के सामने पानी के ऊपर इन महानुभावों को चलते हुए देखा है। हाँ, वो लोग नदी ऐसे ही क्रॉस कर लेते पानी के ऊपर चल के, ये मैंने देखा है। और उनका उम्र रुक जाता है, उनकी उम्र है ना वो रुक जाती है। और उन्होंने ये भी बोलते हैं इट्स नॉट अ मिरेकल, ये मिरेकल नहीं है, दे आर सो वेरी स्पिरिचुअल अवेकन्ड। इतनी उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि बिल्कुल उनको खाना खाने की जरूरत। ये 28 सालों में सर क्या बदला एज अ ह्यूमन एंड फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव दोनों में, एज एन एक्टर आई मीन? देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मेरे आंखों के सामने बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है, लेकिन एवरी चेंज इज़ फॉर गुड। हालांकि सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट स्टिल वी शुड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कम व्हाट मे। दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। जी वेरी राइट। तो काफ़ी कुछ बदला है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, व्यवहार बदले हैं, इमोशन बदला है, रिलेशनशिप बदला है, काम करने का तरीका बदला है, तकनीकी लेवल पर, परफॉर्मेंस लेवल पर। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो थिएटर का इम्पैक्ट ज़्यादा था, बॉलीवुड में प्रभाव था, तो थोड़ा डेलिबरेटली, खासकर जब हम कॉमेडी किया करते थे तो हमसे उम्मीद करते थे हम लाउड एक्टिंग करें, वो भी हमने सहा है। और फिर धीरे धीरे आज ये दौर है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमको प्रतीत होना पड़ता, जैसे हम आप सामने हैं, ये आजकल यही चल रहा है, यही प्रचलन है। तो ये एक है, चूँकि हम थिएटर से हैं, थिएटर भी बहुत हद तक बदला है, सिनेमा भी बदला है। सिनेमा में जब हम प्रवेश किए थे तब सब कुछ बड़ा बड़ा था, फिर चाहे वो कैमरा हो, लाइटें हो, बातें हो, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो हर एक चीज बड़ी था, बजट भी बड़ा था, आज बजट छोटा हो गया। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था जी, यानी जिसकी जरूरत नहीं भी थी वो भी थे। फिर धीरे 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 सब परिवर्तित होता आया है। तब का अपना मज़ा था, अब का अपना मज़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा वो भी क्या दिन थे, ओ ये भी क्या दिन है, ये नहीं कहूँगा। हर दिन होतना एक समाना, बिल्कुल। तो वो दिन का अपना मज़ा था, ये दिन का अपना मज़ा है। वो दिन में जैसे जब साइलेंस होता था और कैमरा की साउंड आता था, कैमरा का कर्र करके जो आवाज़ आती थी, तो लगता था हाँ शूटिंग हो रही है, और अंदर से हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होते थे। बनिस्बत उसके अब पूरा परिवर्तन हो चुका है, चेंज हो चुका है माहौल। अब ऐसा है कि मेंटल गेम ज़्यादा है, मेंटली सब कुछ प्रिपेयर होना पड़ता है। जी बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता है, जैसे मल्टी कैमरा सेटअप होता है, बिल्कुल, कि रोल हो रहा है। हाँ, कि कहाँ क्या कैमरा लगे हुए, इतने छोटे छोटे आ गए, गोप्रो कितना छोटा सा है पता भी नहीं चलता है। तो ये सब है। मेरा मानना है कि एक्टिंग किसी चीज़ का उसके ऊपर ये मापदंड नहीं होता। एक्टिंग होता है, उसका प्लेटफॉर्म एक ही होता है, फिर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, OTT हो या थिएटर हो या सिनेमा में हो या चेंज हो, एक्टिंग तो वही है जो है। बस ये है 19-20 का फ़र्क होता है। तब थोड़ा लाउड चलता था क्योंकि ऑडियंस वैसी थी, लार्जर देन लाइफ सिनेमा होते थे। अब वैसा नहीं है, अब रिलेटेबल सिनेमा है, सो डैट ऑडियंस कुड रिलेट टू। तो ये एक डिफरेंस आ चुका है। तो फॉर्चुनेटली मैं उस मापदंड पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक चेंजेस देखा मैंने टेक्निकलिटीज़ लेवल पे या परफॉर्मेंस लेवल पे। लेकिन परफॉर्मेंस लेवल पे सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, बट तकनीकी लेवल पे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। मेहनत उतनी ही है, उसमें शायद फ़र्क नहीं। वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। मेहनत वही है, बस तरीका अलग है। तो बोलते ना, वो हम लोग को डाइल्यूट करने आना चाहिए, वो जज्ब करने आना चाहिए। अगर वो हम में वो गुण आ जाता है तो हम सर्वगुण संपन्न के करीब पहुंच जाते हैं। मैंने चीज नोटिस की जब मैंने आपसे पूछा कि इन 28 सालों में क्या बदला, क्या क्या बदला, तो आपने 3-4 एग्जांपल्स दिए, जिसमें आपने 2 चीजें बोली कि रिश्ते बदले और दोस्ती भी बदली। तो मैं चाहूंगा इफ यू आर कंफर्टेबल तो
देखिए, इमोशनल लेवल पर रिश्ते नाते होते हैं, तो पहले जो यूनिट होती थी वो फैमिली की तरह काम करती थी, और जेन्युइनली आई मीन इट, फैमिली की तरह होती थी। और जैसे तब के मेरे फिल्म के जो कलाकार, सह कलाकार साथी, को एक्टर्स, वो आज भी मेरे दोस्त हैं जी, आज भी इतने साल के बाद। और अनफॉर्चुनेटली जो आज हम वेब सीरीज़ कर रहे होते हैं, अभी हाल फिलहाल मैंने कई सारे वेब सीरीज़ की, रन नायडू, सनफ्लावर सीजन 2, द पेपर ट्रायल, और भी बहुत सारे सीरीज़ की, ताज़ा खबर जी। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, विडम्बना है कि यहाँ पर आज प्रोजेक्ट फ्रेंडशिप होती है, कि जब हम शूटिंग कर रहे हो तो तब ऐसा लगता है ओफ, मतलब जन जन्मांतर मित्रता है, और एक घनिष्ठ मित्रता अभी डेवलप होने वाली आगे चल करके, और साथ जिएंगे मरेंगे, ये सब लगता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। इन रियलिटी प्रोजेक्ट फ्रेंडशिप है, कि प्रोजेक्ट ख़त्म, फ्रेंडशिप ख़त्म। तो ये हो रहा है, तो व्यवहार की कमी आ गई है, इमोशन की कमी आ गई है, मतलब वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा, डिटैचमेंट का सिस्टम आ गया है। अब डिटैचमेंट बहुत हो रहा है, तो वो भी एक विडंबना है। दूसरा पहलू ये है कि सब कुछ छोटा होते जा रहा है, तो जैसे तकनीकी छोटा हो गया, मैंने कहा, वैसे रिश्ते नाते छोटे हो गए। तो वो एक अपने आप में मतलब दुर्व्यवहार आ गया है। वो मिलनसार जो है, सकारात्मक ऊर्जा से लबालब होता था, जो पहले सेट जो हम देखते थे, उसकी कमी मैं महसूस करता हूँ अभी। लेकिन अच्छी भी चीज़ें बहुत, अब अगर माहौल में देखा जाए, चेंज की आप बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी बहुत आ गई है, वक्त ज़ाया नहीं होता है ज़्यादा, वक्त की कीमत बढ़ चुकी है, सबको टाइम, पहले टाइम की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, पहले लेट बैक थे सब। हाँ, लेट बैक एटीट्यूड था। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से स्टारों के साथ मैंने पहले काम किया, तो अगर मान लो मसलन अगर 9 बजे का कॉल टाइम है, तो उनको 4 बजे आते हुए देखा है मैंने, शाम के। हाँ, शाम के, और उसमें भी उनके चेहरे में कोई शिकस्त नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई गिल्टी फीलिंग नहीं, दे वर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। इनफैक्ट डायरेक्टर बोलता था, प्रोड्यूसर बोलते थे, चलो आ तो गए, इतनी टाइम उनको आ तो गए स्टार, तो ये भी टाइम, अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सर, आई फील आज के जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, जैसे आप भी इतना काम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये तो कॉल टाइम से पहले आने वाले अब वो जनरेशन आ गई है पूरी। एग्जैक्टली, कि कॉल टाइम से पहले ही आ जाते हैं, और तो आई फील विच इज वेरी गुड। एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स प्रोज एंड कॉन्स है सबके। तो फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो टाइम का नहीं, टाइम उसका नहीं, और वो अभी दिखा रहा है। मतलब इंडस्ट्री खुद आपको बता देती है कि भैया यू आर आउटडेटेड, बेटर पैक योर बैग्स। बिल्कुल। तो वो एक अच्छी चीज़ है, पहले टाइम की वैल्यू नहीं थी, तो वो एक आ गया है। हर एक चीज़ में मैंने चेंज होते हुए देखा है। आपके अंदर हुनर है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल, नोबडी कैन स्टॉप यू जी, बिल्कुल। और अगर आप उसके साथ साथ आप डिसिप्लिन्ड है, तो आपकी मतलब नैया पार हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको कोई रोक, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। तब मैंने कहा ना कि तब दाव पेच भी होते थे, जो अब नहीं होता। अभी वैसा नहीं, अब ऐसा है कि इफ एट ऑल यू आर प्रोफेशनल एट योर वर्क, देन योर पर्सनल एजेंडा डजंट मैटर। करेक्ट, पर्सनली हाउ यू आर, दैट डजंट मैटर। लोग निग्लेक्ट कर देते हैं एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन फिर भी एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ये मेरा मानना है। होपफुली। या सर, एक्टिंग कब स्टार्ट हुई, मतलब क्या हुआ ऐसा लाइफ में कि बिकॉज़ यू आर डूइंग सो वेल, वी हैव सीन सो मच ऑफ योर वर्क, तो आई एम श्योर इवन द ऑडियंस वांट्स टू नो कि व्हाट हैपेंड कि एक्टिंग स्टार्ट हुई। देखिए, स्कूल लाइफ से ही मैं सक्रिय हो गया था इसमें, ना समझ था तब, तो नादानी में ही स्कूलों में एक्टिंग परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तो करते करते हमारे जहाँ मैं रहता था, हमारी एरिया में श्री सत्य साई बाबा, आपने नाम सुना होगा, जो बड़े बड़े बालों वाले थे, हाँ, उनमें तो मेरी मतलब इतनी आस्था नहीं थी, लेकिन चूंकि उनका एक बाल विकास नाम का एक क्लास, एक संस्था चलती थी जो मेरे घर के पास थे, तो मेरे माता पिता ने वहाँ मुझे एनरोल किया था, निःशुल्क था ऑफकोर्स, और वहाँ एवरी संडे 2 घंटे की क्लास चलती थी, जहाँ पर हमें संस्कृत सिखाया जाता था, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। टच वुड माय हिंदी सो वेरी गुड, जी, बहुत खूबसूरत है, मैं कब से वही नोटिस कर रहा हूँ। एंड कर्टसी सत्य साई बाबा जी का जो क्लास है, वहाँ पर संस्कृत मुझे 138 श्लोकास कंठस्थ है, तो वो वहाँ पर मैंने सीखा।
और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत होते थे, तो वहाँ पर मैं भाग लिया करता था काफ़ी नाटकों में। ये मैं मेरी बहन दोनों जाते थे, तो वहाँ पर हमने खूब नाटक खेले हैं। और फिर करते करते फिर जब मेरा स्कूल से मैं कॉलेज में आया, मैं तोलानी कॉलेज का हूँ, ओके। तो तोलानी कॉलेज में जब आया तो वहाँ पर कॉलेज और इंटर कॉलेज में बहुत धड़ल्ले से भाग लेने लगा। फिर चाहे वो कुछ भी हो, एक्टिंग हो, डिबेट हो, एलोकेशन हो, कुछ भी हो, सब में भाग लेता था। और करते करते फिर इंटर कॉलेजिएट इवेंट्स में जाया करता था। तो काफ़ी करते करते फिर एक मेरा इंटर कॉलेजिएट कोई कंपटीशन था, तो वहाँ पर मुझे फिर बाद में ऑफ़र आया कि व्हाई डोंट यू जॉइन पृथ्वी थिएटर। सो दैट्स हाउ आई जॉइन पृथ्वी थिएटर। ओके। और वहाँ पर सही मायने में मेरी एक शुरू हो गई एक सीखने की रुचि, वहाँ पर रुझान सब कुछ वहाँ सही मायने पे, क्योंकि पहले एमेच्योर लेवल पे था, फिर प्रोफेशनल थिएटर किया मैंने, तो संजना कपूर के साथ करने का अवसर मिला, शशि कपूर की बेटी। बिल्कुल। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा एक मोनोलॉग परफॉर्मेंस था, तो शशि कपूर साहब ने देखा और मुझे तब उन्होंने बहुत मतलब मेरी तारीफ़ की थी, वो एक है। और मुझे 500 रुपये की नोट दी थी जो मैंने आज तक रखा है, ओके। हालांकि बंद हो चुका है और वो रखा है। और मकरंद देश पांडे आप जानते होंगे, जी बिल्कुल। तो उनका थिएटर ग्रुप है अंश थिएटर ग्रुप। हाँ जी। तो उसमें मैंने अपने अधिकांश समय उनके साथ मैं निकाला थिएटर करते करते। फिर मेरी खासियत ये थी कि मैं तब हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी चारों लैंग्वेज में थिएटर किया करता था। अब चूंकि मैं मुंबईकर हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ सारे लैंग्वेज में, मुझे ऐसे 9 भाषाएं आती है। ओके। क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन माहौल में रहा हूँ हमेशा, मुंबई कर होने का ये एक फ़ायदा होता है। तो उसमें तो मैं हर तरीके के, और यही वजह है कि मैं बहुत सी रीजनल लैंग्वेज फिल्मों में काम कर पाया। फिर इसके चलते मैंने बहुत से रीजनल लैंग्वेज में काम किया है, जो मुझे आती है, नहीं भी आती उसमें भी काम किया है। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मुंबईकर होकर मुझे वो आया। और फिर मैंने ऐसे इंग्लिश थिएटर भी किया है मैंने। और मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव इंग्लिश थिएटर किया है। मोनोलॉग्स परफॉर्मेंस मेरे बहुत फेमस होने लगे थे। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फिल्म्स एंड ऑल। तो मेरा पहले से सिद्धांत था कि भाई काम देखो काम दो। वो टिपिकल स्ट्रगल नहीं रहा मेरे लाइफ में, फोटो छोड़ना, बैग लेके घूमना, वो सब नहीं रहा। तो अधिकांश काम मुझे काम देख करके मिला है। जैसे मेरा कोई मोनोलॉग परफॉर्मेंस मैंने बहुत किए पहले, तो कोई मोनोलॉग देखता था तो बुलाता था कि अरे ये करो। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने अपने शुरुआती दौर के 6 साल मैंने सिर्फ थिएटर को दिया है अपने, और उन 6 सालों में मुझे रोल आते भी थे लेकिन मैं करता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत फोकस था कि नहीं, मुझे सिर्फ थिएटर ही करना है। मतलब मेरा मानना था पहले मुझे अपने आप को तपाना था। आप अपनी क्राफ्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे थे पहले। हाँ, तो वो करने के बाद ही मैं आना चाहता था। और जिम्मेदारी कुछ था नहीं, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं थी मुझे, तो आई कुड अफोर्ड, वैसा था। तो मैं फिर दैट्स हाउ मैंने काफ़ी इनफैक्ट यू बी सरप्राइज टू नो कि मैंने पहली मर्तबा कैमरा भी फेस किया है, मेकअप पहली बार करवाया, तो बिकॉज ऑफ थिएटर। मैं पूछने वाला था कि वो फर्स्ट इंसिडेंट क्या था। हाँ, वो ये था कि मेरा एक प्ले था जो रिटन एंड डायरेक्टेड एंड एनेक्टेड बाय मी। ओके, वाओ। इट्स कॉल्ड द एक्टर। ओके। मैं जब परफॉर्म कर रहा था, पृथ्वी फेस्ट होता है हर साल, हाँ आप जी, जानते हाँ जी, होंगे। बिल्कुल। तो पृथ्वी फेस्ट में मैंने परफॉर्म किया था, फेस्टिवल में। तो वहाँ पर बहुत लोग आए थे। तब पहली मर्तबा मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकला था। ओके। तो बहुत अच्छा आधे पेज का इंटरव्यू निकला था। तो दैट्स हाउ पहली बार दैट्स बिग। हाँ, दैट्स वेरी बहुत बिग। बड़ी बात थी टाइम्स ऑफ इंडिया में आना। और नो इन्फ्लुएंस, नो सोर्स, नो पैसा, नो ब्राइट, नथिंग। करेक्ट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली मर्तबा मैं इस तरह से छपा था। कैमरा फेस इस तरह से किया कि संजना कपूर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। अमूल इंडिया शो आया करता था, याद? हाँ जी, हाँ जी। द अमूल इंडिया शो। तो उसमें पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था, पहली बार मेकअप किया था। सो दैट्स हाउ मैंने पहली बार कैमरा के सामने आया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार, अगर मैंने कैमरा फेस भी किया तो इंटरव्यू देते हुए। That's very interesting. Yeah. And then तब क्या चल रहा था माइंड में? सिर्फ फर्स्ट टाइम कैमरा लगा हुआ था। अब तो खैर आपको आदत हो गई है, बट वो फर्स्ट एक वो था, एक्सपीरियंस था। तो व्हाट वाज गोइंग इन द माइंड? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा था कि चूंकि हम थिएटर बहुत कर चुके थे, यंग था मैं, बहुत एक्सिबिडेंट था, एक्साइटेड था, तो इतना कुछ ये ऐसा मतलब कह सकते कि अरे हाँ ठीक है, इट्स ओके, ऐसा आलम था।
मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं डर गया था, सब पका गया था या ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ इट्स ओके, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली दिया था इंटरव्यू, तो वो ऐसा कुछ फियर फैक्टर ऐसा सच नहीं था। बिकॉज वीव सीन सो मच ऑफ योर वर्क, तो आई रियली वांटेड टू आस्क यू, मुझे काफी हमारे द्विवेदी भी पूछ ही रहता है कि क्योंकि आपने थिएटर किया है और ब्रिलियंट परफॉर्मर, आपके लिए रोल मॉडल कौन रहे हैं एक्टिंग में? एक्टिंग में ऐसे तो मुझे जैसे नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, आई रियली एडमायर, बहुत पसंद है मुझे। और अगर बाहर की आप बात करते हैं, वेस्टर्न सिनेमा में बहुत देखा है मैंने, तो मॉर्गन फ्रीमैन बिल्कुल मुझे आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनके लगभग सारी फिल्में देखी है। तो मॉर्गन फ्रीमैन से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, बहुत हद तक ही इंस्पायर्ड मी। और मैं एक किस्सा से शेयर करना चाहूँगा। जी प्लीज। बहुत पहले की बात है, तब मैंने कैमरा वैमरा फेस नहीं किया था, जस्ट थिएटर की शुरुआत की थी। तो ब्रूस अलमाइटी नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। तो न्यू एक्सेलसियर थिएटर हुआ करता था टाउन, अभी भी है आई थिंक। सर आप यकीन नहीं करोगे, हाँ, अभी 3 दिन पहले ही हम टाउन गए थे के साथ, उसके सामने कैफे एक्सेलसियर है, कैफे है, हाँ, और वहाँ बहुत शानदार कीमा पाव मिलता है। अच्छा, मुझे तो हम खा के हम वहाँ बैठ के वही बातें कर रहे थे कि बिकॉज इंदू जी की जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो सर वहीं बैठते थे हमारे, दिल के टाइम की बात है। और वो यूज्ड टू वेट कि भाई ऑडियंस बाहर आएगी तो क्या रिएक्शन होगा। आई फील वो पॉइंट बहुत मैजिकल है, इट ट्रूली टॉक्स अबाउट सिनेमा। तो खैर मेरे साथ ये हुआ कि मेरे एक दोस्त थे जो भी बहुत बड़े डीओपी बन गए हैं, इंतखाब खान। ओके। तब वो भी एक्टिंग में ये कर रहे थे, तो हम दोनों जस्ट थिएटर की शुरुआत किए थे, और हम प्ले कर रहे थे। आपने आमिर रजा हुसैन का नाम सुना? हाँ होगा। जी, हाँ जी। तो उनके साथ मैं थिएटर कर रहा था। उनके साथ परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत लेजेंड ऑफ राम प्ले। हाँ, तो मैं उनके साथ 2 प्ले किया मैंने, और एक किया था सारे जहां से अच्छा, जिसमें फारूक शेख और जावेद जाफरी भी थे, और एक प्ले किया था सत्यमेव जयते, जो हमने दिल्ली में हौस खास में प्रीमियर किया था। ओके। बहरहाल तो उसी में इंतखाब खान हमारे साथ परफॉर्म कर रहे थे। तो हम दोनों, उसने कहा कि यार एक पिक्चर है, मुझे पास फ्री के पास मिले, जो देखने चलते। तो हमारा प्ले का रिहर्सल होता था NSCI आप वर्ली, बिल्कुल, तो वहाँ होता था। तो वहाँ से तो चलो चलते हैं, चलो। तो ब्रूस अलमाइटी देखने के इंटरवल में मैंने तब प्रेडिक्शन किया था। मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन मेरा जो हो जाता है। तो मैंने तब प्रेडिक्ट किया था, मैंने बोला यार इंतखाब, जिस दिन ये फिल्म इंडिया में बनेगी ना, ये वो लोग हैं जो मॉर्गन फ्रीमैन को गॉड बना दिया। और उन्होंने जवाब ये दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी कि मॉर्गन फ्रीमैन, सबने पूछा था रिपोर्टर कि मॉर्गन फ्रीमैन क्यों भगवान? तो बोला क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान काले या गोरे हैं, भगवान के कद काठी रूप रंग किसी का नहीं है, कुछ नहीं है। वेरी ट्रू। हाँ, तो इसलिए हमने मॉर्गन फ्रीमैन को और कन्विंसिंग, और रियली ही वाज कन्विंसिंग इनफ। हाँ, मतलब ही डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब। ऐसा लगा हाँ ही इज अ गॉड, यही भगवान है। हाँ, तो इंटरवल जब हुआ थिएटर में, तो मैंने इंतखाब से कहा देख लेना इंतखाब, जिस दिन ये फिल्म इंडिया में बनेगी, इसका रीमेक जिस दिन इंडिया में बनेगी, तो भगवान बच्चन साहब को ही बनाया जाएगा। बिल्कुल, मैं तब प्रेडिक्ट किया था, जबकि बहुत साल बाद बनी। वही हुआ। मैं बोला बच्चन साहब को ही भगवान बनाया जाएगा, और जिम कैरी के सामने वो आएगा कि जो तब का एग्जिस्टिंग चलता हुआ हीरो होगा, जो चलता हुआ घोड़ा होगा, वो आएगा। फिर सलमान भाई आए। बिल्कुल। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ये भी उससे कहा था कि पता नहीं क्यों आई स्ट्रांगली फील मैं फिल्म का बहुत अहम हिस्सा रहूंगा। और फिर आई डिड अ वेरी गुड रोल इन दैट। Yes, बिल्कुल। फिल्म इज कॉल्ड गॉट टू सी ग्रेट हो। बिल्कुल। इट वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय रूमी जाफरी, रिटन एंड बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा उसमें TLV प्रसाद कैरेक्टर का नाम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल याद है। See how things are. तो मैंने तब प्रेडिक्ट किया था। वो मैनिफेस्टेशन है। हाँ। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऑफ कोर्स आई डू। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ, इंट्यूशन में बिलीव करता हूँ। आपके लिए हाउ डज मैनिफेस्टेशन वर्क्स? मैनिफेस्टेशन मेरा मानना है कि जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत है। वैसी जैसी सोच वैसे ही सब कुछ होता है। आप जैसे अभी कॉफ़ी पी रहे हैं आप जी, अगर आप सोचोगे कि कॉफ़ी ठंडी हो गई, मज़ा नहीं आएगा, आपको सच में मज़ा नहीं आएगा। नहीं आ रहा मुझे वाकई में। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, जैसी भी जो भी है, वेरी राइट, कॉफ़ी मज़े के साथ पीऊंगा, मज़ा आएगा। वेरी राइट, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं खुद बिलीव करता हूँ। हाँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन, बिकॉज हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स अपने को देगी, क्योंकि कोई ना कोई तो सुन रहा है। डू यू बिलीव इन गॉड? ऑफ कोर्स आई डू। गॉड डज एग्जिस्ट। ईश्वर आपको उसका साक्षात्कार देता है हमेशा।
जैसे मैं लद्दाख गया था एक ऐड की शूट करने जी। लद्दाख में सच में मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर अपना साक्षात्कार दे रहा हो। जैसे कि चारों तरफ पहाड़ और रंग बिरंगी पहाड़ मैंने देखे वहाँ, पहली मर्तबा गया था और फॉर्चुनेटली चार्टर फ्लाइट से गया था। तो वहाँ पर अलग अलग कलर के मैंने पहाड़ देखे, पीली मिट्टी के पहाड़, काले पत्थर जैसी मिट्टी जैसे पत्थर वैसे, और बड़े बड़े पहाड़। और हम बीच में शूटिंग कर रहे थे और बहुत बड़े डीओपी थे, नाम भूल रहा हूँ, प्रियदर्शन की बहुत सारी फिल्में करते वो। तो वो डायरेक्टर भी थे और डीओपी थे। तो रात में क्योंकि वहाँ चूंकि ठंडी बहुत है तो रात में संभव नहीं शूट करना, इसलिए हम दिन में कर रहे थे और दिन को रात बनाया गया था। मैं ऐड भी आपने देखा होगा शायद, शीतल वाटर टैंक। हाँ बिल्कुल। तो दिन को रात बनाया गया था तकनीकी। हाँ, तो हम शूटिंग, तो तभी मैंने महसूस किया भाई कि ईश्वर है। तो मुझे वो पहाड़ देखने आसपास ऐसा लगा कि शंकर भगवान ऐसे ही रहते थे, उनके लिए छत उनका आसमान और पहाड़ उनका दीवार रहा होगा। और उनके लिए तो मतलब सच में वो ऐसे लगा कि इतने विशाल काय होंगे भोलेनाथ, जब वो चलते होंगे तो सच में मतलब वो थोड़ा सा भी हाथ ऊपर करो तो आसमान छू जाए। और ये पहाड़ है ना, उनके वॉल का काम कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता था। ये देखिए गूज़बम्प्स आ गया। तो ऐसे मुझे लगा कि भोलेनाथ है यहाँ। ऐसी मैं जब हिमालय गया था, मैं 20 दिन रहा हिमालय। ओके। और मैं नागा बाबाओं के साथ रहा हूँ और निवस्त्र रहा हूँ उनके साथ। और ऑल्दो आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, आई एम नॉट अ स्मोकर, आई डोंट लाइक दिस, बट फिर भी मैं उनके साथ भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके मैं पीता था। तो मैंने वहाँ के देसी जो हर्ब्स होते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, गांजा, धतूरा, अफीम, जी। सब मैंने खाया पिया है। जी। एक अलग ही दुनिया में रहा है और बाकायदा उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वहाँ पर भी मैंने देखा ईश्वर अपना साक्षात्कार दे रहा है। जैसे मैं बद्रीनाथ मंदिर गया था तो वहाँ पर लिटरली मैंने ओम का प्रॉपर ओम दिखता, और ये सिर्फ मुझे नहीं, बहुतों को ओम दिखता है वहाँ पर पहाड़ में। एक विशालकाय पहाड़ है। ओके। और जिस होटल में मैं ठहरा था उसकी खिड़की से दिखता था, और वो बहुतों को दिखता है, बहुतों को नहीं दिखता है, और मुझे दिखा, मैं फॉर्चुनेट रहा। जी बिल्कुल। तो ओम बिल्कुल दिखता है। फिर बाद में कामधेनु का अवतार, कुत्ते जिसे कहते, क्या कहते हैं डॉग्स को एक संस्कृत भाषा में, तो श्वान। हाँ, तो श्वान के रूप में वहाँ पर बहुत से घूमते हैं। और वो कुत्ते कैसे एग्जिस्ट करते हैं गॉड ओनली नोस। और वो बाकायदा आपको रास्ता दिखा दे अगर आप भटक जाते हैं तो। और फिर वो स्टॉप ब्लॉक शॉट कैसे होते हैं हमारे फिल्मों में, वैसे वो गायब हो जाते हैं बाद में। ओह, दैट इज सरप्राइजिंग। हाँ, तो ऐसे मैंने बहुत से चमत्कार देखे। फिर बाद में मुझे वहाँ पर बहुत से साधुओं से मेरी दोस्ती हो गई। तो मैंने देखा कि रियल साधु की यहाँ ढोंग आडंबर है सब, वहाँ पर मतलब रियल साधु है। क्योंकि पहली बात तो रियल साधु वो होते हैं जिनकी कद काठी बता देती है कि वो मायावी संसार से दूर है। कद काठी कैसे? वो ऐसे कि अगर तोंद निकला है मतलब वो मायावी संसार को बिलोंग करता है 100%। वहाँ मतलब वहाँ पर ऐसा सब फिट, मतलब जैसे मैं एक साधु से मिला था, नागा बाबा, उनकी एज मैंने पूछी तो 128 साल के थे वो। ओह। लेकिन वो दिखते थे पीछे से जैसे कोई लड़की जा रही हो, सुडौल कन्या रहती ना, मतलब जैसे आज के लैंग्वेज में कहे तो 36, 26, 24, उस टाइप की कद काठी, और घुटने के नीचे तक बाल, और कोई बाल वाइट नहीं, आँखों में चश्मा नहीं, दांत गिरे नहीं। तो ये मुमकिन है कि और एज क्या थी सर? 128। 128 years old, which is so surprising। और मैंने ये भी सुना उनसे कि बहुत से लोग वहाँ शरीर में अभी भी है जिनको पता भी नहीं उनकी एज कितनी, और वो लोग युगों से बैठे वहाँ पर, युगों से, मतलब वो मायावी संसार में आते ही नहीं है, या आते हैं तो खाली कुंभ मेला में आते खाली, और फिर निकल जाते वहीं। और वो लोग भी कुंभ मेला में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टॉप ब्लॉक शॉट की तरह आते और चले जाता है। ये है, अभी भी हो रहा है ये, कि भारी मात्रा में। अगर आप देखोगे, कुंभ मेला गए हैं आप कभी? नहीं, मैंने तो ऑन स्क्रीन मतलब टीवी पे देखा। अगर आप देखोगे तो जब शुरू होता है तो भारी संख्या दिखती है, भारी तादाद, अचानक कम हो जाता है। तो ये स्टॉप ब्लॉक में एक साथ आते, एक साथ गायब हो जाते हैं। Did this change you spiritually, this trip? ऑफ कोर्स वो 20 दिन मेरे हिमालय के बहुत, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है मैं कैसे पहुंचा। मैं दरअसल दिल्ली गया था एक शूट के लिए, मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी फिल्म थी, तो वहाँ पर पैसों की बात ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वो लोग ने मुकर गए
और बोले नहीं इतना ही पैसा मिलेगा। और मेरी आदत थी तभी मैं फेसबुक में डाल देता था सोशल मीडिया में, भाई 20 days आई एम ऑफ, आई एम नॉट अवेलेबल, ऐसा। तो मैं फिल्म से निकल गया। फिर मतलब मैं नहीं करता फिल्म। जो बात हुई थी, मैं बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड रखता हूँ, सही बात है। मतलब जो मेरी बात हुई थी, मेरा मेहनताना वो मुझे उतना ही चाहिए। मैं एक दिन शूट करके मैं विड्रॉ कर लिया, मैं बोला अभी आप लोग बुला सकते हो किसी को भी। तो मैं निकल गया। फिर मैंने बोला अब जब बोल ही दिया मैंने 20 दिन नहीं हूँ, तो फिर चलो 20 दिन कुछ करते तुम। फिर मेरे दिमाग में आया चलो यार, फिर दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से माना विलेज, फिर ऊपर चला गया मैं। और इतना ऊपर चला गया था जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ पर ये सब लोग पाए जाते हैं जो 100 साल क्रॉस कर चुके हैं, और वो लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात कहूँ तो वो लोग बिना भोजन के रहते हैं, उन लोग सिर्फ जल ग्रहण करते हैं या हवा ग्रहण करते हैं। ये मेरे आंखों देखा हाल है। मैंने आंखों के सामने पानी के ऊपर इन महानुभावों को चलते हुए देखा है। हाँ, वो लोग नदी ऐसे ही क्रॉस कर लेते पानी के ऊपर चल के, ये मैंने देखा है। और उनका उम्र रुक जाता है, उनकी उम्र है ना वो रुक जाती है। और उन्होंने ये भी बोलते हैं इट्स नॉट अ मिरेकल, ये मिरेकल नहीं है, दे आर सो वेरी स्पिरिचुअल अवेकन्ड। इतनी उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये पाया कि सच में वहाँ खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ सरस्वती नदी बहती है, सरस्वती माता के नाम पर नदी है, वो तो पता होगा आपको। जब मैंने हिमालय में सरस्वती नदी का जब पानी पिया, सच में ऐसा लगा कि हमको मतलब वो पानी पीना ही पर्याप्त हो जाता है, भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, ना फुलफिलिंग फील होती है, क्योंकि उसमें सारे मिनरल, आयरन और जो रिक्वायर्ड है इंग्रेडिएंट्स हमको लगते हैं जीने के लिए, वो है अंदर। तो है, अद्भुत है वो। खैर हम लोग तो ऐसे बहुत कुछ मैंने वहाँ देखा चमत्कार, जिससे ईश्वर बताता है कि प्रमाण है ईश्वर, और ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी राइट। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम महसूस भी नहीं करते, लेकिन उसी की वजह से हम आप एक दूसरे के सामने हैं। माताजी और पिताजी का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि हाँ मतलब ही वांट्स टू डू एक्टिंग? देखिए, चूंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ जी, तो मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं यूपी से हूँ। लेकिन मैं मात्र 2 महीने का था तो यहाँ ले आया गया, और फिर मैं मुंबई कर हो गया जी। तो सीधी सी बात है कि किसी को भी पसंद नहीं था मेरा यहाँ ना, और किसी वर्ड इसलिए डाल रहा हूँ, मेरे रिश्ते नाते रिलेटिव किसी को भी मेरा इस फील्ड में आना कतई पसंद नहीं था, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है और ये स्वाभाविक है। क्योंकि तभी एक ऐसा एक सबका ढांचा था कि फिल्म लाइन मतलब गोरा, चिट्ठा, हैंडसम, ये बन चुका था, सबकी धारणा बन चुका था, एक माइंडसेट बना हुआ था, एग्जैक्टली तो ही कर पाओगे। मेरे मॉम डैड को ऐसे कहने वाले बहुत, अरे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, ऐसा वैसा, चला मुरारी हीरो बनने, इस टाइप का सब एटीट्यूड था। तो वो लोग तो अगेंस्ट में थे और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की मुझे डिस्करेज करने की ताकि मैं बैकआउट कर लूँ, लेकिन मैं लगा रहा। और इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मुंबईकर मेरा भी संघर्ष बहुत रहा, लेकिन मैं टाइम को बहुत अच्छे से झेलता हूँ और उसमें मुझे कभी तकलीफ नहीं होती झेलने में। जैसे इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मुंबईकर, चूँकि मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते थे, तो मैं आई स्टे इन जोगेश्वरी, आई पुट अप इन जोगेश्वरी, तो जोगेश्वरी टू पृथ्वी थिएटर मैं चल के आता था, चल के जाता था। दैट इज बिग डिस्टेंस। या तो क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था जी, तो मतलब कोई बात नहीं, तो मैं चल के आता था डेली 6 साल, 6 years। This is deep, intense passion। तो वैसे था। और इनफैक्ट संघर्ष के दिनों में भी हम लोग खूब चले हैं, खूब। मुझे आज भी याद है, किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मेरा पहला काम मुझे कैसा मिला जी, मतलब पहला बड़ा काम तो कर चुका था पहले में, लेकिन एक पहला बड़ा काम। तो पहले सिर्फ जी टीवी हुआ करता था और सैटेलाइट चैनल नहीं थे, तो जी में एक सीरियल आया करता था, छोटा मुंह और बड़ी बात। तो उसमें मुझे पहली बार कंटिन्यूटी रोल मिला था, बड़ा रोल। तो वो ऐसा मिला था कि रिक्शा तो हम लोग अफोर्ड कर नहीं सकते थे और बस का हड़ताल था, तो ट्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम था। तो फिर मैं यहाँ से खार चल के गया था, और खार में भी बहुत अंदर पार्वती गोपालन बहुत बड़े डायरेक्टर, आप पता नहीं आप जानते कि नहीं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे रोज प्यार का सुपरहिट फार्मूला। हाँ। वहाँ, और उनकी पार्टनर को तो आप जानते होंगे, दीपा साही जी, और उनके एक पार्टनर को आप जानते होंगे, मिलिंद सोमन।
तो ये तीनों मिलकर के एक सीरियल बना रहे थे, छोटा मोर बड़ी बात। मैं वहाँ पहुँचा तो इतना दूर चलने के बाद बिना खाए पिए, तो वो मुझे, और मेरे पास तभी फ़ोटो भी नहीं था, फ़ोन नंबर भी नहीं था, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, फोटो भी नहीं था। और तभी ये था कि हाँ भाई, लीव योर स्नैप विल लेट यू नो, लीव योर पिक्चर्स विल लेट यू नो, तो फोटो के पीछे लिखा करते थे, वो भी नहीं था मेरे पास। ओके। और कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था और केयर ऑफ नंबर भी नहीं था। तो वही हुआ कि वो बोले भाई फ़ोटो छोड़ दो, हम बता देंगे। मतलब फ़ोटो है ही नहीं। तो बोले डेमो टिप भेज। मतलब जो फ़ोटो है तो डेमो टिप कहाँ से आएगा। तो बोले ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। तो बोले फिर वी आर सॉरी। तो मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ कुछ। तो बोले नहीं इतना टाइम नहीं हमारे पास, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क। ये होता था, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क। और पूरा ऑफिस में काफ़ी तामझाम था, बहुत लोग, क्योंकि उनकी शूटिंग जाने वाली थी फ्लोर पे, काफ़ी लोग थे। तो मैं बोला नहीं मैम एटलीस्ट सी माय परफॉर्मेंस। तो बोले नहीं टाइम नहीं है। तो मैं भाई सीधा स्टार्ट हो गया। तो मैं तभी लोगों को आकर्षण अपनी तरफ बढ़ाने के लिए मैंने तभी एक अंग्रेज़ी मोनोलॉग किया करता था, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। क्योंकि मेरी जैसे कट काठे थे वो वर्नाकुलर कट काठे, तो मेरे मुंह से जब अंग्रेज़ी निकलेगी, वो भी अच्छी अंग्रेज़ी, तो जाहिर सी बात है लोग आकर्षण का केंद्र बन जाता, कॉन्ट्रास्ट। जी हाँ। तो मैंने एक बहुत अच्छा मोनोलॉग तैयार किया था, द वाइसेस्ट फॉलो। तो मैं भाई स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया तो वो रोके ही नहीं मुझे, और प्रॉपर उन्होंने पूरा मोनोलॉग देख लिया। फिर बोले भाई यू आर डन। तो कोई एक कैरेक्टर मुझे बोला अब हम कंटिन्यू आपको बुलाते रहेंगे। तो मैं बोला मेरे पास नंबर नहीं है, मैं फ़ोन करूँगा कि कब शूट है। तो आई यूज्ड टू कॉल देम कि कब शूट है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ। फिर भाई मैंने पहला एपिसोड किया, ये वो, और मज़े की बात वो लोग मेरा रोल भी बढ़ाते गए, पैसे भी बढ़ाते गए। फिर उन्हीं पैसों से मैंने पोर्टफोलियो किया। फिर उन्हीं पैसों से मैंने फ़ोन लिया। सबसे पहले M10L का फ़ोन ब्राइब लेके दिया था मैंने बाकायदा ब्राइब लिया तब कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा रखो लेकिन फ़ोन अभी के अभी लगाओ। तो विदिन 1 आवर फ़ोन लगा के गए थे। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की और फिर पोर्टफोलियो बनाया। फिर वो पोर्टफोलियो हेल्प किया मुझे एडवर्ड में, तो बहुत अच्छा मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना था। तो फिर इस तरह से चलता जारी रहा। मैं राजकुमार साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आज भी हसल सेम है? हाँ देखिए, शोषण जो है वो तो रहेगा ही, प्रताड़ित किया जाता है जब तक कि आप स्टार नहीं बनते। क्योंकि देखो हमारे यहाँ ऐसा है कि चलते घोड़े पर भी दांव लगाया जाता है, और जो हिट है वही फिट है। और भेड़चाल भी बहुत है, ग्रुपिज्म है, लॉबिज्म है, सब कुछ प्रिवेल करता है, नेपोटिज्म, सब कुछ प्रिवेल करता है। बट ये है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने आप को पार कर जाते हैं वहाँ से। कैसी भी, क्योंकि मेरा मानना है कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमको निकलने आना चाहिए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि you've been working from so long, और आपने सिनेमा किया, आपने एड्स किया, आपने थिएटर किया, फिर ये एक न्यू एज जो यूट्यूब स्टार्ट हुआ और यूट्यूब पे कंटेंट आना स्टार्ट हुआ। पहले जैसे जर्नलिज्म में लोग इंटरव्यूज करते थे, न्यूज़ चैनल में इंटरव्यूज चलते थे, अब पॉडकास्ट चल रहे हैं जो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग करते हैं। तो व्हाट डू यू फील कि ये कंटेंट क्रिएशन का चेंज अच्छा है, डेंजरस है, कि क्या है? देखो जैसे मैंने ऐसा टोल्ड यू अर्लियर कि सबके अपने अपने माइनस प्लस होते हैं, और भेड़चाल हर जगह होता है। तो पॉडकास्ट तो भी आए दिन कहीं भी कोई भी कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन बहुत कम है, चुनिंदे लोग जो वाकई बहुत अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, और वाकई जहाँ पर अपने को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। अपने, क्योंकि हम अपना पूरा सफ़रनामा किसी के साथ साझा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समय पे कुछ अच्छा ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा यूट्यूब आ गया, इंस्टा रील, ये वो। बिल्कुल। तो अभी विडम्बना ये है कि इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर आजकल कास्टिंग हो रही है, तो वो भी मुझे बहुत गलत लगता है। बिल्कुल। और पॉडकास्ट भी कहीं कहीं, जैसे अभी एक रिसेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक किसी ने मुझे पॉडकास्ट में अप्रोच किया था, इंस्टाग्राम पे DM किया था जी। तो मैं गया, तो जिस हिसाब से मैं देखा उनका सेटअप वेटअप ये हो, तो मैं भाई नहीं यार मुझे नहीं करना। ऑल्दो दे वर पेइंग मी गुड, इट वाज अ पेड पॉडकास्ट, बट मैं बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो क्योंकि वो आई कुडंट कनेक्ट देम,
क्योंकि यहाँ हर कोई भेड़ चाल में चल रहा है, बस हाँ चलो यार पॉडकास्ट कर लिया जाए, चलो यार ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ऐसे नहीं होता है। ये सब कुछ एक प्रॉपर कैलकुलेशन के अंतर्गत होती है चीज़ें, फिर चाहे वो, और उसमें सिर्फ सेटअप नहीं आता है, बिल्कुल उसमें बहुत सी चीज़ें आती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक समीकरण लेकर के बैठे हो मेरे सामने आज, आपके भीतर सब कुछ सेट है, बस खाली वो जुबा पे आना बाकी है। और यही वजह है कि आपने दिल की बात की, तो दिल में है आपके, तो जुबा पे अभी आ रही है, तो ये कमी हो रही है। बिल्कुल, इसलिए फिर हर जगह वो एकदम वो भी नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। जैसे इंस्टा रील पे भी मतलब 1 मिनट की परफॉर्मेंस में वो लोग सोचते कि वो एक्टर बन गए। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को भी पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंस्टा पे एक इन्फ्लुएंसर फेमस है, खैर काम उनका भी ठीक ही है, उसमें कोई खराबी नहीं, उनको कास्टिंग में पहला प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने कितना काम किया है, जो ब्रिलियंट परफॉर्मर्स हैं। देखिए दिक्कत ये है कि इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहते हैं, और रील, और आजकल है ना, मतलब इसमें आ गया है गिनती, फॉलोअर्स का खेल हो गया पूरा। वो ये नहीं देखते टैलेंट है या नहीं, वो ये देखते फॉलोअर्स है या नहीं। और फिर चाहे उनको एक्टिंग आती हो, मतलब उनका ये मानना है कि यार हम अगर फलाने को ले लेते जिसका बहुत सारा फॉलोअर है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आधी बाजी हमारी वहाँ पूरी हो जाती है, और उतने लोग तो देखते ही देखते हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि अच्छे बुरे दोनों हैं। जैसे मैंने अभी ताज़ा खबर किया भुवन बाम का, वो जेन्युइन है, ही इज़ ब्रिलियंट, बड़े प्यारे एक्टर है वो, बहुत प्यारे एक्टर है। फिर ऐसी मैंने भी एक और यूट्यूबर, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी भुवन बाम की तरह बहुत फेमस, अभी मैं दिल्ली में करके आया वेब सीरीज़, मैं उनका फादर बना था उसमें, बहुत अच्छा सीरीज़ है वो। तो अच्छे लोग भी है, लेकिन बुरे लोगों से भी। मैं अभी एक और कोई था, ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर था बहुत फेमस, तो मैं उसके साथ भी काम करने से इनकार कर दिया मैंने। सब कुछ, इवन दे वर पेइंग मी गुड, लेकिन वो लोग बस ऐसी भेड़ चाल में चले, और तुक्का, एक्चुअली तुक्का लगता है बहुतों के साथ, तुक्का लग जाता है और मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं उनके, और फिर उनका बोलबाला होता है। लेकिन ये गलत बात है, और 1 मिनट का फेम नहीं होता है। मतलब वो लोग आज के इसमें कहे तो वो भट्टी में तपे नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट सब कुछ परोसा हुआ आ जाता है, तो वो गलत बात है। तो मैं आई डोंट सपोर्ट देम। वो तो है, मतलब चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी के साथ रहना है, जीना है, तो रहना तो यही है अभी। वो राज कपूर साहब का फेमस लाइन है कि जीना यहाँ मरना है इसके सिवा जाना, तो वही आलम है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि आप अपनी पगडंडी खोज लेते हो, फिर चाहे आप कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो। बिल्कुल। तो अपना रास्ता बनाने आना चाहिए, और यही वजह है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं तब से लेकर अब तक मैं डटा हूँ। टचवुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और अब जाकर के बहुत अच्छे काम मिल रहे हैं। बिल्कुल, वही आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को। जी बिल्कुल, मेरी 6 फिल्में लाइंड अप फॉर रिलीज़ है, और 3 वेब सीरीज़ है। और मैं एड फिल्म में बहुत करता हूँ ज़्यादातर, तो वो भी मैंने बहुत की स्पीच। लेकिन 6 फिल्मों में नाम है, जैसे अभी 22 नवंबर में रिलीज़ हो रही है सुस्वागतम खुशामदीद। ओके। वो एक रिलीज़ हो रही है, उसमें पुलकित सम्राट है, और कतरीना कैफ की बहन लॉन्च हो रही है। फिर मेरी एक फिल्म है पीहू, फिर एक है सलाम नूनी आपा, जो कि ट्विंकल खन्ना ने प्रोड्यूस की है, और डिम्पल जी इसमें मेन लीड कर रही है। फिर एक है तलाक मुबारक, फिर है भूत आगतम, फिर 6 फिल्में हैं टोटल, नाम याद नहीं आ रहा है। और 3 वेब सीरीज़ है, द पेपर ट्रायल, एहसास, फिर नॉट सो फेमस, जो भी रिलीज़ पर है। और इसमें अब जाकर के बहुत अच्छे रोल मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है करने को। बतौर एज अ चरित्र अभिनेता स्वीकार किया गया है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी उम्र के इस पड़ाव में आकर के मैं हीरोइन का फादर बनूंगा। मतलब ऐसा लगा था, लोग बोलते थे कि नहीं यार तुम फादर की कैटेगरी में कन्विंसिंग नहीं हो पाओगे, ऐसा वैसा, तो लेकिन कन्विंसिंग हो गया। तो ऐसी 2-3 फिल्में मैंने की है जिसमें मैं कभी हीरोइन का फादर बन गया, और मुझे ऐसा करना था, मैं चाहता था, क्योंकि मेरी कैसी कदकाठी ऐसी, मैं बीच में फंसा था।
हालांकि मैं ये सेटअप को मानता नहीं हूँ, जो हमारे यहाँ सब फेक सेटअप है, लेकिन फिर भी सेटअप के अंतर्गत मैं उसमें फिट नहीं बैठा था। फिर हीरो के दोस्त में भी नहीं, हीरो के फादर में भी नहीं, तो मैं बीच में आ गया था। लेकिन अब जा कर के थैंक्स टू OTT आपको एक लेता है, सीरियसली लेता है, और वो आप में एक्सपेरिमेंट करने को डेयर करता है, वो रिस्क लेता है। आई थिंक काफी कुछ बदल गया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। OTT के कारण मतलब हाँ। जो एक्चुअल परफॉर्मर्स हैं, हाँ। जैसे आप हो, और ऐसे बहुत टैलेंटेड और सीनियर परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आई थिंक OTT के कारण उनको भी काफी सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ गुड कंटेंट। एंड अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉमेडी में स्टीरियोटाइप कर दिया गया था, कॉमेडी ही करता, क्योंकि जब आपका मेरी स्टाइल फिल्म जब हिट हो गई थी तो उसमें मेन मेरा कॉमेडियन था, तो स्टीरियोटाइप कर दिया गया था। फिर वैसे ही रोल मिलते गए और मेरे को भी मतलब मरता क्या नहीं करता कि चलो भाई चला नहीं लाए, तो करता था मैं भी। लेकिन राणा नायडू जब मैंने किया नेटफ्लिक्स पे, तो उससे पूरा समीकरण बदल गया मेरा। तो उससे मेरे को फिर सनफ्लावर सीजन 2 मिला, ताज़ा खबर, फिर मेरे को लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। और अभी जो आने वाले मेरी सीरीज़ है या फिल्में हैं जो मतलब वो तो सब में बहुत अच्छा किरदार करने जीने को मिल रहा है मुझे, अलग अलग किरदार जो मैं सोचे थे। जैसे पेपर ट्रायल में तो मैं मेन विलन हूँ, प्रॉपर मेन विलन। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि ऐसा भी विलन नहीं है कि जो कॉमेडियन विलन हो या साइको विलन हो, सीरियस, हाँ प्रॉपर गंभीर विलन। तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है, अपने वोकल टोन को बदला है, मैनरिज्म्स, बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, कुछ अलग टाइप का, तो अच्छे रोल मिले। क्योंकि मेरा मानना है एक्टर होता है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है, तो आप उसको स्टीरियोटाइप क्यों करते हो? वेरी ट्रू। इसी की हमने मतलब अनुभव यही तो कहलाता है कि जो हमको अलग अलग रोल में जीने को हम लोग को प्रेरित करता है। तो मतलब अब क्या वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स विश्वास करने लगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप करना चाहते हो अब वो मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं करने को। जैसे तलाक मुबारक मैंने फिल्म, बहुत मज़ा आया उसमें काम करने को। और भी मेरी फिल्म में नाम भर, क्योंकि मैं जरा वैसा हो गया, मेरा क्या ऐसा मानना है कि करते चलो भूलते चलो। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप अपना पिछला अच्छा या बुरा भूलोगे नहीं, अपना अगला अच्छा या बुरा करोगे कैसे? और बुरा होना चाहिए तभी आप और अच्छा करोगे। तो मैं भूलने में बिलीव करता हूँ, आई लव टू फॉरगेट थिंग्स, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी मेमोरी रिफ्रेश होती रहनी चाहिए हमेशा, और उसमें कूड़ादान मत बनाओ उसको। Keep it empty and clean. Exactly, this is what I firmly believe. So I mean, I had so much fun talking to you. Same here, likewise. क्या न्यू जनरेशन को बोलना चाहेंगे जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो हसल में लगे हुए हैं? आपने इतना हसल किया है लाइफ में, you've been through मतलब 6 years, you walked so much. So क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं उनको? मेरा कहना यही है कि सबसे पहले तो एक्टिंग में सबसे बड़ा एसेट होता है अपना बॉडी, तो उसका ध्यान रखो आप, जो मैं रखता हूँ अच्छे से। तो वो एक है। और दूसरा, यू नीड टू बी एजुकेटेड, बिकॉज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी होता है कि नौकरी वोकरी करने के लिए। जैसे मैं तो पहले ही निर्णय ले लिया था एक्टर ही बनना है, फिर भी मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी पूरा। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, तो मैंने पूरा पढ़ा, क्योंकि ये एजुकेशन आपके अंदर ग्रोथ लाता है एजुकेशन, और एजुकेशन हर एक चीज़ में काम आता है, और विशेष तौर पर एक्टिंग में एजुकेशन काम आता ही आता है। लेकिन वो हमको पता नहीं चल रहा है कैसे काम आता है, बट उसका बहुत बड़ा रोल है एक्टिंग में। यही वजह है कि आजकल के जनरेशन में जो पढ़े लिखे एक्टर आ रहे हैं, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई कुछ, तो वो लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि दे आर एजुकेटेड। और पहले ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक्टिंग करो। ऐसा होता भी था पहले। जब मैं नया थोड़ा ठीक करने लगा तो बोलते अरे यार मेरे बेटे को भी ले जा यार, कुछ करता था, काम का नहीं, आज का दुश्मन है, आज का इसे भी ले जा, इसे भी एक्टिंग करवा, इतना हलवा समझा जाता था। तो वो अभी एक अच्छी चेंजेस आई है। तो मेरा मानना ये है, यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एजुकेशन कंप्लीट करें, और अपने एक वैलिड एजुकेशन के बाद ही आप सोचे करना क्या। और ये तब करें आप एक्टिंग जब आपको लगता है कि इसके अतिरिक्त और आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपका एक अंतिम धाम है, यही आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं कर पाए एक्टिंग, तो आप मर जाएंगे।
जिस दिन आपको ये लगने लगे कि आप मर जाओगे, आप नहीं जी सकोगे इसके अलावा, तो आप एक्टिंग हमेशा के लिए करें, नहीं तो आप एक्टिंग के योग्य नहीं हैं। और वो ट्रायल्स एंड एरर्स में मत पड़िए कि चलो यार देखते हैं यार, चांस मत हो। अगर तुक्का लग भी जाता है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स का तुक्का लग जाता है, मिलियंस में फॉलोवर्स जाते हैं, तो वो क्षणिक मात्र है, उसकी फिर लाइफ लॉन्ग नहीं रहता। वो लॉन्जिटिविटी अगर है तो आप पढ़िए, अच्छे से अध्ययन कीजिए, एजुकेशन भी और एक्टिंग का भी पूरा देखिए क्या है, और आपके अंदर वो कुवत है कि नहीं, वो काबिलियत है भी या नहीं, तब आप आगे बढ़िए और अपना रास्ता खुद ढूंढिए। आप निर्बंध मत रहिए कि हाँ ये इंस्पिरेशन लीजिए आप, लेकिन आप मिस्टर डिपेंडेंट मत बनो कि मेरे मम्मी पापा कर लेंगे, मेरे चाचा, मेरे फूफा, भाई, भतीजा, बुआ ये सब मुझे हेल्प करे, नहीं। वेरी राइट। आप अकेले आए हो, अकेले ही आपको अपनी मंजिल पानी है। जैसे मैं प्राउडली आई कैन से माई सेल्फ, आई एम टोटली सेल्फ मेड। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं, मैंने टिप्स तक नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं, और मैं खुद ही गलतियाँ करता हूँ, खुद ही सुधारता हूँ, और ऐसे ही करते करते आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। आई मीन वी हैड सो मच फन, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि मास्टर कैम्प में देख के आप बोल दीजिए कि रोज ट्रेल ब्लेजर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं, दर्शकगण, हृदय से अनुरोध करता हूं कि खुले दिल से कि प्लीज़ 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 आप भारी से भारी संख्या में रोज ट्रेल ब्लेजर पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और रायता फैला दें और घंटी भी बजा दें। घंटी जरूर बजाना, सब बोलते हैं। हाँ, घंटी जरूर बजाना, क्योंकि बिना घंटे के कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।